यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे नेता हैं जो कब क्या करेंगे किसी को कुछ नहीं पता। जिस इंडिया को सबसे बड़ा दोस्त कहते थे, And I am optimistic that working together, the Prime Minister and I can reach a fantastic deal that's good and even great for both of our countries. उस पर बेहिसाब टैरिफ लगा दिया। पाकिस्तान जैसे आतंकवाद को सपोर्ट करने वाले देश को अभी अपनी उन्होंने गोद में बिठाया हुआ है और तमाम ऐसी बातें उनके ट्विटर हैंडल पर आती रहती हैं जो अपने आप में किसी मजाक से कम नहीं है। लेकिन जब हम इतिहास को पलट कर देखते हैं तो लगता है कि ट्रंप जो कर रहे हैं उसके पहले कई तानाशाह वो कर चुके हैं। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप असल में एक तानाशाह है या उनके अंदर हिटलर, माओ और मुसोलिनी की झलक मिलती है? क्या ट्रंप आज वही कर रहे हैं जो कभी हिटलर, स्टालिन और मुसोलिनी ने किया था? क्या इतिहास अपने आप को फिर से दोहरा रहा है? ट्रंप केवल बड़बोले नेता नहीं है, वो पलटी मारने के भी एक्सपर्ट हैं। जैसे ट्रंप पलटी मारते हैं वैसे इतिहास में कई नेताओं ने पलटी मारी है। आज हम देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप जो आज कर रहे हैं वो इतिहास में और कौन से नेताओं ने पहले भी किया है। कैसे डोनाल्ड ट्रंप अपने कामों से कभी मुसोलिनी तो कभी हिटलर की याद दिला देते हैं। ये पूरी कहानी को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। डोनाल्ड ट्रंप को इतिहास के कई तानाशाहों से कंपेयर करने से पहले उनको यानी खुद डोनाल्ड ट्रंप को जान लेते हैं। कैसे वो अमेरिका की मॉडर्न पॉलिटिक्स में प्रेसिडेंट बने, ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग बात है। एक शख्स जो बेहद सक्सेसफुल रियल एस्टेट डेवलपर था और एक जमाने में रियलिटी टीवी स्टार था, वो 2016 में अचानक प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ने का ऐलान करता है और सबको चौंका देता है। फिर ट्रेडिशनल नेताओं से बिल्कुल अलग भाषण देना, डायरेक्ट बात करना और अक्सर नेताओं को गाली दे देना, उनका अपमान करते हुए बात करना, ये इनकी लीडरशिप की खासियत बन गई। कई लोगों को लगा कि अरे वाह, एक बहादुर और ईमानदार आदमी उनके देश को संभालने के लिए आगे आया है। इसी चक्कर में वो 2016 में प्रेसिडेंट बन भी गए। लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि ट्रंप अमेरिका के पहले ऐसे नेता हैं जिन्हें अपराधी घोषित किया जा चुका है एक स्कैंडल के केस में। खैर, 2024 में तमाम विरोधों के बावजूद ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति बनते हैं और इस बार प्रेसिडेंट बनने के बाद से ही उनके फैसले, उनका बड़बोलापन अपने पीक पर है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ट्रंप 30 बार से भी ज्यादा बार कह चुके हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान का समझौता कराया। इस पर बवाल मची रहा है कि रिसेंट में ट्रंप ने रशियन प्रेसिडेंट पुतिन से मीटिंग की और पता है क्या कहा मीटिंग से पहले? उनका कहना है कि अगर रशिया के साथ मीटिंग सही नहीं हुई तो वो भारत पर टैक्स और बढ़ा देंगे। इस तरह ट्रंप को अगर आप देखो तो वो अलग ही दुनिया में खेल रहे हैं। खैर, इस वीडियो में मेरा मकसद ये साबित करना नहीं है कि ट्रंप कोई तानाशाह हैं और अमेरिका में कोई तानाशाही आ गई है, बल्कि आपको ये हकीकत दिखानी है कि पॉलिटिक्स में टाइम के साथ बातों, शब्दों और सिंबल्स का मतलब भले ही बदल जाता है, लेकिन फिर भी उसका इंपैक्ट काफी हद तक वैसा ही रह जाता है। जैसे ट्रंप ने अपनी स्पीचेस से एक टाइम पर जगह बनाई थी लोगों के बीच में और अमेरिका के लोगों के बीच एक न्यू जनरेशन लीडर जैसी इमेज बनाई। वैसा ही कुछ हुआ था 20th सेंचुरी के जर्मनी में। 1920 और 30 के दशक में जर्मनी के लोगों के सिर पर हिटलर के भाषण सवार थे। पहले वर्ल्ड वॉर में हार के बाद जर्मनी की न सिर्फ इकोनॉमी तबाह हुई थी, बल्कि रूर जैसे इंपॉर्टेंट क्षेत्रों को छीनकर एक तरह से उनका अपमान भी हुआ था। इस बीच में हिटलर ने बड़ी बड़ी रैलियां की। न्यूरमबर्ग में हुई रैलियां इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। इन रैलियों में लाखों की भीड़ इकट्ठा होती थी और हिटलर का एक खास स्टेज यहां पर लगा होता था। उसकी स्पीच में लोगों की फ्रस्ट्रेशन, उनके फ्यूचर का डर और जर्मनी के गौरवशाली इतिहास के लिए लोगों को भड़काना मेन मुद्दा होता था। वो इस तरह से ड्रामेटिक स्पीच देता था और इतनी ऊंची आवाज का इस्तेमाल करता था कि लोगों को लगने लगा था कि यही जर्मनी का सच्चा रक्षक है। उसने अपनी स्पीचेस में बार बार अस वर्सेस देम यानी आर्यन जर्मन और यहूदी, कम्युनिस्ट और विदेशी का नैरेटिव गढ़ा। इस नैरेटिव से हुआ ये कि लोगों के मन में एक काल्पनिक दुश्मन के लिए नफरत भर गई जो शायद उनके दुश्मन थे भी नहीं। यानी कि दुश्मन कौन थे? कम्युनिस्ट और यहूदी।
ठीक ऐसे ही अगर आज आप डोनाल्ड ट्रंप को देखें तो कुछ ऐसी ही सिमिलरिटीज देखने को मिलती हैं। 2016 के चुनाव प्रचार के दौरान और प्रेसिडेंट बनने के बाद भी, अभी जो वो प्रेसिडेंट हैं उस टाइम पर भी ट्रंप ने बड़े बड़े स्टेडियम्स और मैदानों में रैलियां की। इन रैलियों में उनके सपोर्टर्स लाखों के नंबर्स में आते थे। ट्रंप भी हिटलर की ही तरह अपनी बात सीधे और बिना लाग लपेट के कहते हैं। उनका सबसे प्रसिद्ध नारा ही है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। I was saved by God to make America great again. अब ध्यान से अगर आप देखो तो यह नारा भी अमेरिका के गोल्डन पास्ट को वापस लाने की बात करता है। यानी कि आज अमेरिका की जो प्रॉब्लम्स हैं उसके जिम्मेदार उनके हिसाब से दूसरे सभी नेता हैं। इससे बड़ी भी सिमिलरिटी है अस वर्सेस देम का मुद्दा। ट्रंप ने भी इस मुद्दे को अच्छे से पकड़ रखा है। ट्रंप का अस है अमेरिकन और उनका देम है माइग्रेंट्स, मीडिया जो उनसे सवाल करे और उनके सारे विरोधी नेता। यह नैरेटिव इतना पक्का है कि पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि कैसे दुनिया भर के कई देशों के लोगों को उनके देश वापस भेजा गया। इंडिया के भी कई लोगों को हाथ में हथकड़ी बांधकर अपराधियों की तरह भारत में डिपोर्ट किया गया डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। जाहिर है कि वो इंडिया को अपना दोस्त बताते फिरते हैं, लेकिन अस वर्सेस देम के उनके नैरेटिव में इंडिया का हाथ उन्हें झटकना पड़ जाता है। इसको आप एक अमेरिकन पॉलिटिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर जोनाथन गोल्डस्टीन के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। वो इस प्रोसेस के बारे में बताते हुए कहते हैं कि जब भी कोई लीडर लगातार आसान भाषा में अस वर्सेस देम का नैरेटिव सेट करता है तो लोग कॉम्प्लेक्स सोशल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस पर ध्यान देने की बजाय एक इजी सा दुश्मन खोजने लगते हैं। हिटलर ने यही किया था और आज भी कई मॉडर्न नेता यही कर रहे हैं। अगर ट्रंप के अलावा आपको कोई लीडर लगता है जो अस वर्सेस देम के नैरेटिव को बहुत ही सक्सेसफुली यूज करता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। खैर, ट्रंप आज यही कर रहे हैं जो मैंने अभी आपको बताया। ये कब, कहां, किसे क्या बोल देंगे किसी को कुछ नहीं पता। कुछ महीने पहले इंडिया इनका सबसे बड़ा दोस्त था, लेकिन आज इंडिया पर ये टैरिफ लगा रहे हैं 50% के आसपास। ऊपर से धमकी ये भी कि इंडिया अगर रशिया से क्रूड ऑयल लेना बंद नहीं करेगा तो और इस टैक्स के ऊपर पेनाल्टी लगेगी। फिर कभी ये यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की को डांट देते हैं, पाकिस्तान को कभी आतंकी बताते हैं तो कभी पाकिस्तान के साथ ऑयल डील कर लेते हैं। इस तरह दुनिया के सबसे ताकतवर देश के प्रेसिडेंट पोस्ट पर वो आदमी बैठा हुआ है जिसकी जुबान की फिलहाल इस वक्त में कोई कीमत नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। खैर, ट्रंप एक ऐसे नेता है जिनके अंदर अकेले एक हिटलर की इमेज नहीं है, ये कई अलग अलग लीडर्स का मिक्सचर है। और इस मिक्सचर में अगला नाम आता है माओ का। जी हाँ, माओ, वही माओ जिन्होंने चाइना को आजाद कराने में अपनी बड़ी भूमिका निभाई और लंबे समय तक चीन की राजनीति को संभाला। डोनाल्ड ट्रंप और माओ जेडोंग ये दो अलग अलग सभ्यताओं और अलग अलग टाइम पीरियड से निकले नेता हैं। एक दुनिया के सबसे बड़े कैपिटलिस्ट देश का प्रेसिडेंट और दूसरा कम्युनिस्ट क्रांति का बहुत बड़ा चेहरा। ये दोनों ही पोल्स अपार्ट वाली आइडियोलॉजी हैं, यानी कैपिटलिस्ट और कम्युनिज्म। लेकिन दोनों लीडर्स को जब हम ध्यान से देखेंगे तो पता यही चलता है कि दोनों ही लीडर्स के बीच में एक बड़ी सिमिलैरिटी है। सिमिलैरिटी ये है कि ये दोनों ही नेता की पॉलिटिक्स अपनी व्यक्ति पूजा पर बेस्ड थी। माओ ने चाइना में एक ऐसा माहौल बनाया कि पार्टी और सारे इंस्टीट्यूट इनकी इमेज के सामने फीके पड़ गए। ट्रंप ने भी अमेरिका में कुछ ऐसा ही किया। उन्होंने लोकतांत्रिक ढांचे और संस्थाओं को कमजोर करने की कोशिश की और चुनाव हारने के बाद भी झूठे दावों के जरिए जनता को गुमराह किया। कैपिटॉल हिल में होने वाली हिंसा अगर आपको याद हो तो वो अमेरिका में पहली बार हुई थी। सबसे बड़ी बात है कि प्रचार और झूठ इनके सबसे बड़े हथियार थे। माओ ने ग्रेट लीप फॉरवर्ड जैसी योजनाओं में कई फैक्ट्स गलत पेश किए। ऐसी योजनाएं बनाई जिनका रिजल्ट भयानक निकला। जैसे कि उन्होंने चीनी जनता को गौरैया मारने की होड़ में लगा दिया, क्योंकि उनका मानना था कि गौरैया फसलें बर्बाद करती है। लेकिन गौरैया को मारने का अंजाम कुछ ये हुआ कि चाइना में आखिरकार करोड़ों लोग अकाल से, भूख से मर गए। वहीं अगर आप अमेरिका की हालत आज देखें तो अमेरिका को चाइना और भारत के इमिग्रेंट्स का नैरेटिव बनाकर बड़े पैमाने पर ट्रंप ने फेक न्यूज फैलाई और कई थ्योरीज ऐसी दी जिनका कोई बेस ही नहीं था। मेक अमेरिका ग्रेट के नाम पर ट्रंप ने इतने झूठ बोले कि लोगों को लगने लगा कि इसमें से कुछ तो बातें सच ही होंगी।
इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि अमेरिका जैसे ताकतवर और पढ़े लिखे देश की जनता भी सच्चाई से दूर होती चली गई। कुल मिलाकर ये दोनों नेता अपनी राजनीति को भ्रम पर चला रहे थे। लेकिन सवाल यह है कि क्या ट्रंप में बस यही दो नेता हैं? जवाब है नहीं, ये तो बस शुरुआत है। डोनाल्ड ट्रंप अपने एक और दुश्मन देश के नेता की राह पर हैं। कम से कम उनके कुछ कदम तो इसी राह पर हैं। मैं बात कर रहा हूं जोसेफ स्टालिन की, जो 20वीं सदी के सबसे क्रूर तानाशाहों में से एक थे। स्टालिन 1930 के दशक में सोवियत संघ के तानाशाह बने। अपनी तानाशाही को मजबूत करने के लिए उन्होंने एनिमीज ऑफ द पीपल का कॉन्सेप्ट गढ़ा। इसके तहत उन्होंने उन सभी लोगों को खत्म करना शुरू कर दिया जो उनकी विचारधारा से एग्री नहीं करते थे, चाहे वो राजनीतिक विरोधी हों, इंटेलेक्चुअल्स हों या यहां तक कि उनकी अपनी पार्टी के मेंबर्स हों जिन पर उन्हें जरा भी शक हो जाता था। स्टालिन ने मीडिया को अपने कब्जे में किया और अपने विरोधियों को देशद्रोही और समाज के लिए खतरा बताते हुए उन्हें बदनाम किया। 1936-38 के ग्रेट पर्ज के दौरान लाखों लोगों को झूठे आरोपों में जेल में डाला गया या फिर मार दिया गया क्योंकि उनकी निष्ठा पर सवाल उठाया गया। स्टालिन के लिए किसी शख्स का लायक होना, एलिजिबल होना, टैलेंटेड होना इंपॉर्टेंट नहीं था, बल्कि स्टालिन के लिए कौन कितना वफादार था यह सबसे ज्यादा मायने रखता था। डोनाल्ड ट्रंप ने भी कमोबेश यही काम पिछले कुछ सालों में किया है। हालांकि स्टालिन की तरह क्रूरता ट्रंप नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनकी पॉलिटिक्स में भी दिखता है कि जो मेरे खिलाफ होगा वो दुश्मन होगा। इन्होंने भी मेन स्ट्रीम मीडिया को फेक न्यूज कहना शुरू कर दिया और इन्होंने मीडिया को एनिमी ऑफ द पीपल का नाम दिया। ये सीधे सीधे स्टालिन से जुड़ा मामला लगता है, उनसे इंस्पायर्ड लगता है। ट्रंप ने न केवल मीडिया बल्कि राजनीतिक विरोधियों और यहां तक कि अपनी ही पार्टी के उन सदस्यों को निशाना बनाया जिन्होंने उनसे डिसएग्री करने की हिम्मत की। मिसाल के तौर पर उन्होंने सेनेटर जॉन मैकेन या जॉर्ज डब्ल्यू बुश जैसे रिपब्लिकन नेताओं को पब्लिकली क्रिटिसाइज किया क्योंकि वो ट्रंप के कई फैसलों में उनके साथ नहीं थे। ऐसे ही एक और नेता रहे हैं इतिहास में जिनकी झलक को आज ट्रंप में आप देख सकते हैं। ये नेता थे इटालियन फासीवाद के जनक बेनिटो मुसोलिनी। मुसोलिनी को एक शानदार शोमैन के रूप में देखा जाता था। उन्होंने खुद को एक मसीहा की तरह पेश किया जो इटली को उसकी पुरानी रोमन गौरवशाली धरोहर को वापस दिलाएगा, ठीक वैसे ही जैसे हिटलर कहा करता था। लेकिन मुसोलिनी ने हिटलर की तरह नरसंहार नहीं कराया। मुसोलिनी ने रेडियो, अखबारों और फिल्मों पर पूरा कंट्रोल कर लिया था। उन्होंने अपने भाषणों के लिए एक खास स्टेज और यहां तक कि खास करेंसी तक तैयार कराई। उनकी तस्वीरें अक्सर एक बहादुर, मजबूत और ताकतवर नेता की तरह दिखाई जाती थी। इस तरह इटली के लोगों पर उनका अच्छा खासा प्रभाव एक टाइम पर पड़ गया था। डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिटिक्स में भी शोमैनशिप और मीडिया हैंडलिंग की झलक दिखती है। उन्होंने अपने पॉलिटिकल करियर को एक ब्रांड की तरह चलाया। टीवी शो द अप्रेंटिस से उनका जुड़ाव और फिर सोशल मीडिया पर उनकी मास्टरी, इन पैतरों ने उन्हें हर दिन खबरों में बनाए रखा। ट्विटर का यूज शायद ही उनसे अच्छा किसी और नेता ने किया हो, जहां वो बिना किसी फिल्टर के सीधे जनता से बात करते हैं या अपने अगड़म बगड़म फैसले सुनाते हैं। मुसोलिनी की तरह ट्रंप ने भी अमेरिकी राष्ट्रीयता और महानता पर बेस्ड नारे और इमेज बिल्डिंग का इस्तेमाल किया। उनके सपोर्टर्स ने उन्हें एक तरह से मसीहा की तरह देखा जो यूएसए के गौरव को वापस लाएगा। इटालियन फासिज्म पर रिसर्च करने वाले प्रोफेसर रॉबर्ट पैक्सटन इस बारे में लिखते हैं, पॉलिटिकल थिएटर और मीडिया हैंडलिंग जनता की राय को मोड़ सकते हैं। मुसोलिनी ने दिखाया कि अगर आप अपनी इमेज को एक पावरफुल और एक ऐसे नेता की तरह पेश करें जो तुरंत डिसीजन लेता है, तो आप जनता का सपोर्ट हासिल कर सकते हैं, भले ही आपकी पॉलिसीज में कोई दम ना हो। मुसोलिनी के टाइम पर अखबार और रेडियो उनके प्रचार के हथियार थे और आज के टाइम पर सोशल मीडिया जैसे कि ट्विटर, फेसबुक यही काम कर रहा है। अब दोस्तों, इतनी दूर अगर आप आ गए हैं तो ये भी देखना होगा हमें कि सचमुच इन नेताओं जैसी कई सिमिलरिटीज ट्रंप में रही हैं, लेकिन ट्रंप पूरी तरह से तानाशाह नहीं है। हाँ, उनको सुनकर, उनके ट्वीट्स पढ़कर ऐसा लगता है, लेकिन अभी भी अमेरिका में डेमोक्रेसी है और ट्रंप अपनी तानाशाही फिलहाल नहीं चला सकते। इसके पीछे की वजह है अमेरिका की डेमोक्रेटिक लेगेसी और उसके मजबूत इंस्टीट्यूशंस। ट्रंप को हम कंपेयर कर रहे हैं कि कैसे उन्होंने इतिहास के तमाम नेताओं की तरह हथकंडे अपनाए। आज भी उन हथकंडों की बदौलत लोगों की नजरों में और कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि सच में कुछ भी कर सकते हैं। अमेरिका में आज भी कई डेमोक्रेटिक संस्थाएं जैसे कि आजाद जुडिशरी, इंडिपेंडेंट मीडिया का एक बड़ा हिस्सा है और इसके साथ
कांग्रेस अभी भी ताकतवर है। एग्जाम्पल के लिए जब 2020 के चुनाव के नतीजों को पलटने की कोशिश की गई तो अदालतें और चुनाव अधिकारी डटे रहे और उन्होंने ट्रंप के दावों को खारिज कर दिया। अमेरिकी संविधान और सेपरेशन ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट ने ट्रंप के फैसलों पर लगाम लगाए रखी है। हिटलर या स्टालिन के शासन में इस तरह की कोई इंस्टीट्यूशंस नहीं थे जो नेता के ऑर्डर्स को चैलेंज कर सके। मुसोलिनी ने भी धीरे धीरे इटली की लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर किया, लेकिन ट्रंप के पास ऐसा करने का मौका नहीं है क्योंकि ये उनका लास्ट टर्म है। ना ही अमेरिकी संस्थाओं ने ऐसा उनको करने दिया है। ट्रंप के कार्यकाल में कई बार ये देखा गया है कि उनके आदेशों को अदालतों ने रद्द कर दिया या कांग्रेस ने इसका विरोध किया। इस तरह ट्रंप की अपनी लिमिटेशन साफ हैं। वो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर काम कर रहे हैं, भले ही उन्होंने उस सिस्टम को बार बार चैलेंज किया हो। ये इंपॉर्टेंट अंतर बताता है कि ट्रंप की पॉलिटिक्स का प्रभाव किस हद तक फैल सकता है। भला हो अमेरिका में इंस्टीट्यूशंस का, नहीं तो ट्रंप भी शायद मॉडर्न दुनिया के एक नए तानाशाह होते। अब आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।